नॉलेज सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। यहाँ हम किताबों को सिर्फ छोटा नहीं करते, उनके आइडियाज को असल जिंदगी के एग्जाम्पल से महसूस करते हैं। स्वागत है माइंड टू मनी ऑफिशियल में, जहाँ हर किताब एक नया नजरिया देती है और हर समरी एक नई सोच लाता है। तो चलो आज की बुक से कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद हमारी सोच बदल दे। आप जानते हैं आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां एप्पल, अमेज़न, गूगल ये कितना टैक्स देती हैं? आप सोच रहे होंगे बिलियंस में होगा ना, लेकिन रियलिटी ये है कि कई साल ऐसे होते हैं जब ये दिग्गज जीरो टैक्स देती हैं, लिटरली जीरो। और इसी बीच एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 30% टैक्स में दे देता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम कैसे बना, क्यों बना और इसे किसने डिजाइन किया। क्योंकि टैक्स की हिस्ट्री सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये पावर की कहानी है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया एक्चुअली कैसे चलती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हर कोई टैक्स के बारे में कंप्लेन करता है, इतना टैक्स क्यों लेते हैं, पैसा जाता कहाँ है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है टैक्स लगाने का पावर किसके पास है और ये पावर कैसे शिफ्ट होता रहा है हिस्ट्री में। आज से 5000 साल पहले भी टैक्स था, आज भी है, लेकिन इन 5000 सालों में एक चीज बदली और वो है टैक्स कौन भरता है और कौन नहीं भरता। आज की डेट में ग्लोबल कॉर्पोरेशंस दुनिया की वेल्थ का 60% से ज्यादा कंट्रोल करती हैं, लेकिन इनका टैक्स कंट्रीब्यूशन सिर्फ 9% है ग्लोबली। बाकी 91% टैक्स कौन भरता है? आप, मैं, मिडिल क्लास, स्मॉल बिजनेसेस। सोचिए ऐसे, मान लीजिए एक कॉलोनी है, उसमें 100 घर हैं। 10 घर हैं जो पूरी कॉलोनी की 60% जमीन ओन करते हैं, बाकी 90 घर बची हुई 40% में रहते हैं। अब मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए, तो वो 10 अमीर घर कहते हैं हम तो बस 9% देंगे, बाकी 91% बोझ उन 90 मिडिल क्लास घरों पर। फेयर लगता है? नहीं ना। लेकिन ये सिस्टम रैंडमली नहीं बना, इसे बनाया गया है स्ट्रैटेजिकली, लीगली, पॉलिटिकली। और आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा स्टार्टिंग से, क्योंकि जब आप हिस्ट्री समझोगे तभी आप प्रेजेंट को चेंज कर पाओगे। चलो चलते हैं 3000 BCE में एंशिएंट मेसोपोटामिया। यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन स्टार्ट हुई। लेकिन ये टैक्स आज जैसा नहीं था। तब टैक्स था ग्रेन में, क्रॉप्स में, लाइव स्टॉक में। किसान हार्वेस्ट के बाद अपनी उपज का 10% किंग को देते थे। इसे कहते थे टाइथ, 10वां हिस्सा। अब सवाल, ये 10% क्यों? क्या ये गोरा था? एक्चुअली उस टाइम में ये एक डील थी। किंग प्रोटेक्शन देता था, रोड्स बनाता था, इरिगेशन सिस्टम मेंटेन करता था और बदले में 10% टैक्स। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आज आप सोसाइटी मेंटेनेंस देते हैं, सिक्योरिटी के लिए, क्लेanलीनेस के लिए। अब आते हैं एंशिएंट इजिप्ट। यहाँ टैक्स सिस्टम और भी इंटरेस्टिंग था। फेरोज ने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया था टैक्स कलेक्टर्स का। इमेजिन कीजिए, नाइल रिवर के किनारे फील्ड्स लहलहा रहे हैं और एक टैक्स कलेक्टर एक पपायरस स्क्रॉल लेकर हर फार्मर के पास जा रहा है। वो मेजर कर रहा है कितनी जमीन है, कितनी फसल हुई, कितने एनिमल्स हैं। इजिप्ट में टैक्स रेट 20% तक जाता था, डबल ऑफ मेसोपोटामिया। क्यों? क्योंकि फेरोज पिरामिड्स बना रहे थे, ग्रैंड टेम्पल्स बना रहे थे। तो यहाँ पर पहली बार टैक्स सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं था, ये प्रतिष्ठा के लिए भी था, पावर डिस्प्ले के लिए भी था। लेकिन सबसे समझदारी वाला टैक्स सिस्टम रोमन साम्राज्य ने बनाया था। रोमन्स ने टैक्सेशन को एक साइंस बना दिया। उनके पास था प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड की वैल्यू पर बेस्ड, सेल्स टैक्स, गुड्स की बाइंग सेलिंग पर, इनहेरिटेंस टैक्स, मरने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर, पोल टैक्स हर अडल्ट सिटीजन को देना पड़ता था। और सबसे इंटरेस्टिंग, रोम में टैक्स कलेक्शन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स करते थे। इन्हें कहते थे पब्लिकानी। ये लोग गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, हम इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा मिलता था वो इनका प्रॉफिट। सुनने में जाना पहचाना लग रहा है ना? बिल्कुल आज के कॉर्पोरेट ठेकेदारों जैसा ही है। तो यहाँ हमें पहला बड़ा लेसन मिलता है, टैक्स कलेक्शन में जो पावर है वो हमेशा से लुक्रेटिव रहा है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट करता है वो डिसाइड करता है किस पर प्रेशर डालना है, किसे छोड़ना है। अब आते हैं मिडिल एजेस में, 500 CE से 1500 CE तक। ये वो एरा था जब इनइक्वालिटी अपने पीक पर थी और टैक्स सिस्टम इस इनइक्वालिटी को मेंटेन करता था। मान लीजिए आप एक फार्मर हैं, मेडिवल यूरोप में। आपके ऊपर लेयर्स हैं, सबसे नीचे आप द पेजेंट, फिर लॉर्ड जिसकी जमीन पर आप काम करते हो, फिर किंग हु ओन्स द लॉर्ड, फिर चर्च जो सबसे ऊपर है स्पिरिचुअली,
अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे बॉसेस? हाँ, और सबको टैक्स देना पड़ता था। तुम अपनी फसल काटते हो 40% लॉर्ड को क्योंकि लैंड उसकी है, 10% चर्च को एज टाइथ, 10% किंग को एज रॉयल टैक्स, टोटल 60% टैक्स। आपके पास बचता है बस 40%। उसी से आपको अगली फसल के लिए बीज खरीदने हैं, फैमिली फीड करनी है, सरवाइव करना है। सोचिए, आज अगर आपकी सैलरी का 60% टैक्स चला जाए तो क्या होगा? आप सरवाइव कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन मध्यकालीन टाइम्स में यही रियलिटी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चर्च टैक्स एग्जेम्प्ट था, लॉर्ड्स टैक्स एग्जेम्प्ट थे मोस्टली। बस कॉमन पीपल, उनके शोल्डर्स पर पूरा सिस्टम टिका था। 1381 में इंग्लैंड में एक मैसिव रिवोल्ट हुआ। किंग रिचर्ड II ने एक नया टैक्स लगाया, पोल टैक्स। हर पर्सन को, चाहे अमीर हो या गरीब, सेम अमाउंट देना था। अब सोचिए, एक मजदूर जो दिन भर खेत में काम करता है और एक वेल्दी मर्चेंट जो कैसल में रहता है, दोनों को सेम टैक्स। तो किसान उठ खड़े हुए, हजारों की संख्या में मार्च किया लंदन तक, डिमांड की ये टैक्स वापस लो। किंग ने प्रॉमिस किया टैक्स हटा देंगे, लेकिन जैसे ही विद्रोह खत्म हुआ, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। टैक्स वैसे का वैसा रहा। ये हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है कि टैक्स सिर्फ इकोनॉमिक टूल नहीं है, ये एक कंट्रोल तंत्र है। जब तक पावर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, टैक्स सिस्टम अनफेयर ही रहेगा। लेकिन हर अंधेरे के बाद सुबह होती है, और टैक्स हिस्ट्री में भी एक सुबह आने वाली थी। अब आते हैं 1800s में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है, फैक्ट्रीज बन रही हैं, सिटीज बड़ी हो रही हैं, और गवर्नमेंट्स को पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वॉर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए। 1799 ये वो साल है जब पहली बार मॉडर्न इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन फ्रांस के साथ वॉर में था, नेपोलियन के खिलाफ। वॉर एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। तो प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, लेट्स टैक्स पीपल्स इनकम। पहले टैक्स था लैंड पर, गुड्स पर, ट्रांजैक्शंस पर, लेकिन इनकम टैक्स ये नया था। मतलब आप जितना कमाते हो उसका एक परसेंटेज गवर्नमेंट को दो। शुरुआत में रेट था सिर्फ 2%, और वो भी सिर्फ अमीरों पर जिनकी इनकम 60 पाउंड से ज्यादा थी। 2% सुनकर आज हम सोचते हैं अरे इतना कम, लेकिन उस टाइम में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट को ये पावर मिली डायरेक्टली आपकी इनकम में से काटने की। अब चलते हैं अमेरिका में। 1861 सिविल वॉर चल रही है, नॉर्थ वर्सेस साउथ। प्रेसिडेंट एब्राहम लिंकन को भी पैसे चाहिए वॉर के लिए, तो उन्होंने भी इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। लिंकन का इनकम टैक्स टेम्पररी था वॉर के लिए, लेकिन जैसा अक्सर होता है, टेम्पररी टैक्स परमानेंट बन गया। 1913 में अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन में 16th अमेंडमेंट ऐड किया। इसने ऑफिशियली इनकम टैक्स को लीगल बना दिया। The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes from whatever source derived। इस अमेंडमेंट के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ गई टैक्स कलेक्ट करने की। इनिशियल रेट था 1% to 7%, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 आया, रेट्स बढ़ गए 77% तक फॉर टॉप अर्नर्स। वर्ल्ड वॉर 2 आया, रेट्स पहुंच गए 94% तक। हाँ, आपने सही सुना, 94%। मतलब अगर आप टॉप अर्नर थे तो आपकी इनकम का 94% गवर्नमेंट ले लेती थी। अब आप सोच रहे होंगे इतना हाई रेट कैसे जस्टिफाई हुआ? वर्ल्ड वॉर के टाइम में इसे पेट्रियोटिक ड्यूटी बनाया गया। योर कंट्री नीड्स यू, पे योर टैक्सेस, सपोर्ट द ट्रूप्स। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जैसे जैसे वॉर्स खत्म हुई, रेट्स धीरे धीरे कम होने लगी। आज अमेरिका में टॉप टैक्स रेट है अराउंड 37%। तो टैक्स रेट्स तो कम हुई, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास पर बोझ क्यों बढ़ता गया? इसका जवाब है कॉर्पोरेशंस के राइज में। अब आती है असली कहानी। 20th सेंचुरी के मिड पॉइंट के बाद कॉर्पोरेशंस ने ग्लोबली एक्सपैंड करना शुरू किया, और साथ में टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज भी। पहले समझते हैं कॉर्पोरेशन क्या है। कॉर्पोरेशन एक लीगल एंटिटी है, मतलब लॉ की नजर में ये एक पर्सन है, इसके राइट्स हैं, इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ओनर्स से अलग। कॉर्पोरेशंस का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, रोमन टाइम्स में भी था। लेकिन मॉडर्न कॉर्पोरेशंस जो आज हम देखते हैं, ये बने 1800s में। ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अर्ली एग्जांपल्स हैं। और हम इंडियंस इस हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉर्पोरेशन थी। शुरुआत में ट्रेड कर रही थी, फिर धीरे धीरे पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया। ये बताता है कॉर्पोरेशंस की पावर गवर्नमेंट से भी ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेशंस कैसे टैक्सेस से बचती हैं। पहला तरीका, टैक्स हेवंस। टैक्स हेवन क्या है? एक ऐसा देश जहां टैक्स रेट्स बहुत कम हैं या जीरो हैं। एग्जाम्पल्स,
केमन आइलैंड्स, बर्म्यूडा, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड फॉर कुछ कैटेगरीज। मान लीजिए एक अमेरिकन कंपनी है ABC कॉर्प। ये अमेरिका में बिजनेस करती है, प्रॉफिट कमाती है $100 मिलियन। अब अगर अमेरिका में टैक्स दे तो 21% कॉर्पोरेट टैक्स है, मतलब 21 मिलियन टैक्स। लेकिन ABC कॉर्प क्या करती है? वो एक सब्सिडियरी कंपनी बनाती है केमन आइलैंड्स में और फिर अपना सारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देती है वहां। कैसे? फेक एक्सपेंसेस दिखाकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सेल करके, लोन्स लेकर। अमेरिका में प्रॉफिट दिखता है 0, केमन आइलैंड्स में प्रॉफिट है $100 मिलियन, लेकिन केमन आइलैंड्स में टैक्स है 0, तो पूरा 100 मिलियन प्रॉफिट टैक्स फ्री। एप्पल, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। 2016 में यूरोपियन कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की। पता चला एप्पल ने आयरलैंड के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्स अवॉइड किए। हाउ मच? $14 बिलियन। $14 बिलियन जो आयरलैंड के सिटीजन्स के डेवलपमेंट में जा सकता था, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, लेकिन गया एप्पल के पास। दूसरा तरीका, ट्रांसफर प्राइसिंग। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं सिंपल बनाता हूँ। मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है XYZ लिमिटेड। इसकी एक सब्सिडियरी है सिंगापुर में। अब XYZ इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाती है, कॉस्ट है ₹100 पर यूनिट, मार्केट में बेचती है ₹200 पर यूनिट, प्रॉफिट ₹100 पर यूनिट। टैक्स देना पड़ेगा इस प्रॉफिट पर। लेकिन XYZ क्या करती है? वो अपनी सिंगापुर सब्सिडियरी को सेल करती है ₹190 पर यूनिट में। इंडिया में प्रॉफिट सिर्फ ₹90, तो टैक्स भी कम। फिर सिंगापुर सब्सिडियरी मार्केट में बेचती है ₹200 में। सिंगापुर में टैक्स रेट लो है, तो ओवरऑल कम टैक्स। बेसिकली प्रॉफिट को वहां शिफ्ट करो जहां टैक्स कम है। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये सब लीगल है। कानूनों में कुछ कमियां होती हैं और बड़ी कंपनियां बस उन्हीं कमियों का फायदा उठाती हैं। व्हाट इज लॉबिंग? लॉबिंग मतलब पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करना, लॉज बनवाना जो आपके फेवर में हो। अमेरिका में कॉर्पोरेशंस हर साल स्पेंड करती हैं $3 बिलियन प्लस ऑन लॉबिंग। इतना पैसा सिर्फ पॉलिटिशियंस को कन्विंस करने में, टैक्स लॉज चेंज करवाने में। Amazon 2018 में $11 बिलियन प्रॉफिट कमाया, टैक्स दिया 0। नॉट ओनली दैट, उल्टा गवर्नमेंट से $129 मिलियन टैक्स रीबेट भी ली। कैसे संभव है? लॉबिंग, टैक्स क्रेडिट्स, लूप होल्स। और इसी साल एक मिडिल क्लास अमेरिकन एम्प्लॉय 24% टैक्स दे रहा है, एक इंडियन सैलरीड पर्सन 30% टैक्स दे रहा है। लेकिन सिस्टम ऐसे ही बना है क्योंकि जिनके पास पावर है वो रूल्स बनाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि भारत में भी कॉर्पोरेट टैक्सेशन की अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है। इंडिया में इनकम टैक्स 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रिटिश रूल के टाइम में। जेम्स विल्सन इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मेंबर, उन्होंने लाया। पर्पस, ब्रिटिश इंडिया की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपना टैक्स स्ट्रक्चर रीडिजाइन किया। फोकस था डेवलपमेंट, सोशलिज्म, इक्वालिटी। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हाई रखे गए 50% to 60%। फिर आया 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इंडिया ने मार्केट्स खोली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट की और साथ में टैक्स रेट्स भी रिड्यूस किए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स 60% से 30% हो गया। 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स और कम किया, फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 15%। आइडिया था मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट लाना। अब क्वेश्चन, ये गुड मूव था या बैड? सपोर्टर्स कहते हैं टैक्स कम करोगे तो कंपनियां आएंगी, जॉब्स मिलेंगी, इकोनॉमी ग्रो होगी। क्रिटिक्स कहते हैं टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ रहा है और कंपनीज फिर भी लूपहोल्स यूज कर रही हैं। लेट मी टेल यू अ फेमस केस, वोडाफोन टैक्स केस। 2007 में वोडाफोन, एक हांगकांग बेस्ड कंपनी, ने हचसन से इंडिया ऑपरेशंस खरीदे। डील साइज $11 बिलियन। नाउ इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ये ट्रांजैक्शन इंडिया में हुआ है इनडायरेक्टली, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा 11,000 करोड़। वोडाफोन ने मना कर दिया, ट्रांजैक्शन हांगकांग में हुआ, इंडियन टैक्स लॉ अप्लाई नहीं होता। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में डिसीजन दिया, गवर्नमेंट हार गई। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? उसने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ बनाया, मतलब एक नया लॉ जो पास्ट ट्रांजैक्शंस पर भी अप्लाई होगा। वोडाफोन को फिर नोटिस भेजा गया, पे 11,000 करोड़। और इसका इम्पैक्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स डर गए। इंडिया में रूल्स चेंज हो जाते हैं सडनली, रिस्क है। FDI स्लो हो गया। आखिरकार 2021 में सरकार ने इस पुराने टैक्स कानून को खत्म कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट।
जब धीरूभाई अंबानी ने स्टार्ट किया तब टैक्स लॉज बहुत स्ट्रिक्ट थे, हाई रेट्स, कम लूप होल्स। लेकिन धीरूभाई मास्टर थे स्ट्रैटेजाइजिंग में, डीमर्जर और रीस्ट्रक्चरिंग, कंपनीज को स्प्लिट करना तो टैक्स लायबिलिटी कम हो। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेनिफिट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स का फुल एडवांटेज। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एक्सपोर्ट पर टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती थीं। अगेन ये इलीगल नहीं था, स्मार्ट बिजनेस था। लेकिन जब ऐसी बड़ी कंपनियां कम टैक्स देती हैं तो बोझ किस पर आता है? स्मॉल बिजनेसेस पर, सैलरीड इंडिविजुअल्स पर। आज इंडिया में स्टार्टअप बूम है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए टैक्सेशन कंफ्यूजिंग है। GST, इनकम टैक्स, TDS, एंजल टैक्स पहले था, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी। गवर्नमेंट के पास चैलेंज है, एक तरफ रेवेन्यू चाहिए डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दूसरी तरफ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए। बैलेंस कैसे बनाएं? इंडिया की टैक्स स्टोरी उभर रही है, सुधार हो रहे हैं, डिजिटल टैक्सेशन, सिंपलर फाइलिंग, GST यूनिफिकेशन, लेकिन स्टिल लॉन्ग वे टू गो। तो देखा दोस्तों, ये था टैक्स और कॉर्पोरेशंस की फैसिनेटिंग जर्नी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कमेंट में जरूर बताइए। 1. क्या आपको लगता है कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स और कम होने चाहिए या इंक्रीज होने चाहिए? 2. इंडिया के टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा इशू क्या है अकॉर्डिंग टू यू? 3. और अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो पहला रिफॉर्म क्या करते? मुझे आपके थॉट्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। लेट्स डिस्कस। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एंशिएंट मेसोपोटामिया से लेकर मॉडर्न कॉर्पोरेशंस तक हमने देखा कैसे टैक्स शुरू में एक फेयर एक्सचेंज था, प्रोटेक्शन के बदले कंट्रीब्यूशन। फिर कैसे मेडिवल टाइम्स में ये इनइक्वालिटी का टूल बन गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ इनकम टैक्स आया, डायरेक्ट कंट्रोल बढ़ा, और 20th सेंचुरी में कॉर्पोरेशंस ने इस सिस्टम को अपने फेवर में मोड़ लिया। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। Why do I pay 30% टैक्स जबकि बिलियनियर्स पे नथिंग? क्यों मेरा हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होता है लेकिन ऑफशोर अकाउंट्स हिडन रहते हैं? और यही अवेयरनेस चेंज लाएगी, क्योंकि रिमेंबर, सिस्टम वही बदलता है जो चैलेंज होता है। टैक्स लॉस बदल सकते हैं, लेकिन तभी जब सिटीजन्स प्रेशर डालें, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करें। तो आप क्या कर सकते हैं? 1. एजुकेट योरसेल्फ, टैक्स लॉस समझिए, डिडक्शंस जानिए, अपने राइट्स पहचानिए। 2. वोट वाइजली, जो लीडर्स टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में सीरियसली बोलते हैं उन्हें सपोर्ट करिए। 3. डिमांड ट्रांसपेरेंसी, टैक्स फाइलिंग्स पब्लिक होनी चाहिए, ऑफशोर अकाउंट्स बैन होने चाहिए। 4. सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि वो ऑनेस्टली टैक्स देते हैं और लोकल इकोनॉमी स्ट्रेंथन करते हैं। टैक्सेस सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये सोसाइटी का मिरर है। जो टैक्स सिस्टम है वो रिफ्लेक्ट करता है पावर किसके पास है, प्रायोरिटीज क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं। तो अगर आप फेयर सोसाइटी चाहते हैं तो फेयर टैक्स सिस्टम के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आखिर में जनता जागरूक हो तो सिस्टम सुधर सकते हैं, और यही असली डेमोक्रेसी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही डीप डाइव कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे, और मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, आई ओपनिंग कंटेंट, क्योंकि नॉलेज सबसे बड़ा पावर है। याद रखिए, जो समझ का है सिस्टम को वही बदल सकता है उसको। टेक केयर, स्टे क्यूरियस और टैक्स भरते रहिए ऑनेस्टली।